वो गैर मुल्क की लड़की जो खीरी जिला लखीमपुर से आई या यूं कहिए कि विवाह के लिए लाई गई थी, महीनों से यहाँ पड़ी थी और सख्त बोर हो रही थी। इसी बोरियत की अवस्था में उसने अपनी माँ को पत्र में लिखा था, और सुन अम्मा भी, यहाँ पाकिस्तान में लोग शक्कर को चीनी कहते हैं और उसको कुंजी ताले में रखते हैं। और हाँ, यहाँ लड़के लड़कियाँ आपस में हंसी मजाक तक अंग्रेजी में करते हैं। बड़ी देर तक वो अपनी कच्ची कच्ची सी लिखाई में छोटी छोटी सी बातों को महत्व दे देकर लिखती रही, बिल्कुल उसी जिम्मेदारी से जिस तरह की जिम्मेदारी गैर मुल्कों से पत्र लिखते समय बरती जाती है। और भाई वह क्यों न लिखती, वह कोई ऐसी वैसी तो थी नहीं, खालिस गैर मुल्क की लड़की थी। उसके काले बड़े बक्स में सचमुच का पासपोर्ट और वीज़ा झिलमिल करते रेशमी कपड़ों की तह में रखा था। सरहद पर उसकी पूरी पक्की तलाशी हुई थी और स्टेशन से वह सीधे थाने ले जाई गई थी अपने आगमन की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। हर हफ्ते ही वह इस किस्म के लंबे चौड़े पत्र लिखा करती थी, पूरी तन्मयता और जोश से, इसलिए कि वह यहाँ सख्त बोर हो रही थी और यह कि पचीसियों बातें ऐसी थी जिनकी याद हरदम सताया करती थी। अव्वल तो खीरी का वो लखौरी ईंटों का बना पुराने ढंग का मकान, जिसको आपका जी चाहे तो हवेली भी कह सकते हैं, और उसके दालान सहनचियाँ याद आते थे। और फिर आंगन की दीवार से लगा हुआ बेरी, वो छतनार पेड़ जिसमें खट्टे मीठे बेर लगा करते थे। सुर्ख पाले बेसनी बेरीजन को सुनसान दोपहरी में वो बारीक पिसे हुए नमक मिर्च के साथ चटकारे ले लेकर खाया करती थी। और फिर ऊपर से कलईदार नक्शदार कटोरे में भर भर कर ठंडा पानी पिया करती थी। यह और ऐसी ही कितनी अन्य बातों के अलावा उसको अपनी दादी अम्मा और उनकी जली कटी बातें भी कुछ कम याद ना आती थी। पहले पहल जब घर में उसके पाकिस्तान जाने की बातें शुरू हुई तो उसने शुक्र ही किया, अच्छा है इन कमबख्तों हरदम लड़ने झगड़ने वाली बहनों और लंबी लंबी सूखी सूखी टांगों वाले भाइयों से मुक्ति तो मिलेगी। 24 घंटे उसकी जान को आए रहते थे। फिर उसके कान में यह खबर भी पड़ने लगी कि उसकी शादी के लिए वहाँ मंजली फूफू के पास भेजा जा रहा है। उई मंजली फूफू आज तक अपनी शादी तो ना करवा पाई, मेरी खाक करवाएंगी, उसने मन ही मन सोचा, मगर प्रकट में यूं घुन्नी बन बैठी रही जैसे उसको कुछ खबर ही ना हो। लेकिन यह हकीकत है कि जिस तेजी से पासपोर्ट के पड़ाव तय हो रहे थे, उसी तेजी से उसका मस्तिष्क सोचने में व्यस्त था। ये भी कोई बात हुई कि शादी करवाने अपने देश छोड़कर परदेश जाओ? ऐसी क्या पाकिस्तान के लड़कों में सुरखाब के पर लगे हुए हैं? और उन दादी अम्मा को देखो, अब कैसी चुप्पी मारे बैठी है, सारे तमाशे अपनी आंखों से देख रही है। वो सहनची में बैठी सूखी चमरख दादी अम्मा को चुभती नजरों से घूरती। क्या तो इतनी दकियानुसी बनती थी कि जरा दुपट्टा जगह से बेजगह हो और उन्होंने टांग ली। उस दिन जरा सी कनकिया की डोर लूट ली तो जान को आ गई। क्या हवाई दीदा लड़की उठाई है, पूरा लौंडा है, क्या मजे से भाइयों के संग लगी कनकब्बे लट रही है, और जो जरा आए गए के सामने जा बैठी तो फौरन टोक देगी, ए बीबी तुम क्यों बुर्ज मुंह पर चढ़ी जा रही हो, चलो जरा शरबत तो बना लाओ। और अब एकदम ऐसी रोशन ख्याल हो गई कि यह भी ख्याल नहीं कि बेटी उठा पराए देश चलती कर दी। न दूल्हा आया, न बारात चढ़ी, न सूत न कपास, और दुल्हन बेगम चली जा रही हैं जुलाहे से लट्ठम लट करने। बस जम्मू का दिन ऐसे ही उठपटांग बातें सोचते हुए कट जाता। जो सच पूछो तो उसके दिल पढ़ने लिखने से भी उचाट हो गया था। स्कूल जाती और किताबें आला कर डाल देती। अरे जम्मू, सुना है तू अपना विवाह रचाने पाकिस्तान जा रही है? लाजवंती की तरह नाजुक और लचकदार सुरजीत कौर ने उसको छेड़ा। हाँ, जा तो रही हूँ। वो हमारे बेबस से ढिठाई और चिड़चिड़ेपन पर उतर गई। इस बेचारी को पाकिस्तानी दूल्हा ही जुड़ा, सरोपी आंखें मटकाती। हाँ चल, तुझे भी जुड़वा दूं। फिर वह जल कर सोचती, अभी जुड़ा किस कमबख्त को, अभी तो वीजा लेकर ढूंढने निकलना है। अरे जम्मू, तुझे खबर है तेरे ससुराल वाले यानी पाकिस्तान वाले कैसी जबान बोलते हैं? सुरजीत फिर बात शुरू करती। खबर क्यों नहीं, तेरी तरह बैठकर साड़े फाड़े किया करते हैं वे। वो जले कटे जवाब दिए चली जाती। भाई जम्मू, सुरजीत से अदब तमीज से बात किया करो। जो सच पूछो तो देश के रिश्ते से ये तुम्हारी ननद लगी, खास उल खास शहर लाहौर से आई है और तुम वहीं चली हो। कमर उल निसा ने अपने हिसाब से बड़ी बुद्धिमत्ता की बात कह दी। जम्मू का बस चलता तो जूता लेकर इन कमबख्तों पर पिल पड़ती। नफरत आ रही थी उसको इन सब की शक्लें देख देख कर। खुद तो कमबख्त अपने अब्बा अम्मा के कूले से लगी बैठी है। एक वो थी जिसे यूसुफ गुमगुश्ता की तलाश में भेजा जा रहा था, मगर वो
यूं अपनी शिकस्त मानने वाली नहीं थी। उल्टा भबक भबक कर कमर उन्निसा को कोसना काटना शुरू कर देती। अल्लाह करे कमरन तुम भी पाकिस्तान ही भेजी जाओ, अल्लाह करे बंगाल को फेंकी जाओ। हे जम्मो, तुम भी तो ऐसी बेजार हो, वहां भी अपने मामू चाचा फूफी के लड़के ही होंगे। कमरन फिर टोकती। हुआ करे, हम उनको क्या जाने, लो भाई। अब वहां जम्मू हकला जाती। दरअसल वो इतनी सीधी थी कि अपना मतलब भी उनको न समझा पाती। निगोड़ी जा रही है इस घर से दुल्हन बने और मांग में सिंदूर भरवाए बिना। अम्मा भी ने कहा तो दादी अम्मा से था, मगर सुन लिया जम्मू ने। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब जरा ही देर बाद चुन्नू झपटा मार उसके हाथ से जामुनों का प्याला छीन कर ले गया तो वो उसका बहाना पकड़कर फूट फूट कर रोई और उसने अपने आप को खूब ही कोसा। इतना कि सुनकर अम्मा भी ने घर भर को दुत्कार डाला। अरे भगवानो, अब तो चारों इसको न सताओ, वो तो खुद ही दफा हो रही है। ऐसा हर वक्त उसका पीछा किया कि वतन में बेवतन हो रही है। अब तो सब्र कर लो कुछ दिन। और जब अब्बू को पता चला कि उनकी बेटी जामुनों के लिए रो रही है तो खुद उन्होंने उसको गले से लगा लिया। मैं अपनी बिटिया को जामुने मंगा कर दूंगा और अब्बू कम रखें भी। जम्मू ने सिसकियां लेते हुए कहा। उसको खूब पता था कि पाकिस्तान में कम रख नहीं मिलती। जब उसने कमरखों के ढेर सारे कचालू और नमक डालकर फिटकी हुई जामुने खाकर पानी पिया तो दादी अम्मा अपनी फटी फटी आवाज में चिल्लाई, क्यों नेकबख्त अपनी जान के पीछे पड़ी है? अरे गला बैठ जाएगा, वहां वाले क्या कहेंगे कि गला बैठी दुल्हन उतारी है। दादी अम्मा के हिसाबों तो वो उस दिन से दुल्हन बन चुकी थी जिस दिन से मजली फूफू ने पत्र में लिखा था कि यहाँ चंद अच्छे लड़के, रोजगार वाले लड़के नजर में हैं। जम्मू आ जाए तो उसका इंतजाम हो सकता है। बस लड़की भेज दो, बाकी सारी बातें मैं खुद निपटा लूंगी। और जम्मू का ये था कि जब स्कूल जाने को दिल न चाहता तो प्याज की गांठ बगल में दबाकर धूप में पड़ जाती। बुखार चढ़ाने की यही तरकीब उसने सुन रखी थी, मगर बुखार न तब कभी चढ़ा और न अब जो वीजा मिलने वाला था तो बीमार पड़ने की कोई तरकीब काम नहीं कर रही थी। और यूं वो गैर मुल्क की लड़की खीरे से यहाँ आई या लाई गई थी और सख्त बोर हो रही थी, इसलिए कि मजली फूफी खुद तो कॉलेज में पढ़ाती थी और मैटर ऑफ फैक्ट किस्म की हो ही गई थी। वह रहती भी बड़े चचा के लड़के के साथ थी। अब यह था कि बड़े चचा के लड़के यानी छोटे भैया बड़े तने तने से रहते थे। वो बड़ी कोठी, एयर कंडीशन कमरे, फ्रिज और जनाब बिजली का टोस्टर और ओवन, बल्ला बल्ला। बैठने को ओपल रिकॉर्ड, बातें करने का टेलीफोन। भाई ये पाकिस्तान तो बिल्कुल अमेरिका हो रहा है। उसने सहम कर सोचा, हम बेचारे सीधे साधे लोग ठहरे न भैया पाकिस्तानी दूल्हा अभी कोई टेढ़ी खीर होगा। और अगर उसके घर में ये अटम शटम हुआ तो वो तो ऐसी कुबड़ और बेअकल सी थी कि सारी मशीनें तोड़ ताड़ बैठे रहेगी। और क्या ताज्जुब, इतने बड़े नुकसान पर उसको वापसी का टिकट ही मिल जाए। उसकी बिसात ही कितनी थी, 16-17 साल की 9वीं जमात तक पढ़ी हुई, वहाँ के मुट्ठी भर सिमटे सिमटाए मुस्लिम माहौल में पली हुई कस्बाती लड़की। इससे ज्यादा सोच भी कह सकती थी। मजली फूफू की अनुपस्थिति में आए गए मेहमान एक कोमल कांत और लजीली सी बेहद सादा लड़की को घर में घूमते फिरते देखकर उसके बारे में पूछताछ करते कि वह कौन है। वह उस पर तरस खाने के अंदाज में उनको बड़े विस्तार से बताती। सारांश ये होता कि ये बेचारी शादी के लिए यहाँ आई है। बात यह है कि सारे ढंग के लड़के तो यहाँ हैं और वह मनी मन में कुड़कुड़ाती, बड़े ढंग के लड़के हैं यहाँ के लड़के खाक भी तो उसकी समझ में ना आए थे। गहरे गहरे रंगों की नीली नीली कमीज, बंदूक के गिलाफ जैसी पतलून, हर दम मुल्क को आप ही गालियां देते, मुंह से सड़ी हुई शराब के भभके उड़ते। फुल स्टॉप पर रेडियो लगा है और उसके आगे भटक रहे हैं। बड़े भैया के वर्ग और माहौल में उसको ऐसे ही लड़के नजर आए थे और वह मुंह भर भर कर ऐतराज करती। वो अपने दिल में जल जल कर सोचती रहती और मेहमान बीबी ऐतराज करती, ये अकेली शादी करने आ गई, खुद क्या आ गई, इन बेचारों ने बुला भेजा। आप वहाँ के हालात तो जानती ही हैं, वहाँ लड़के कहाँ मिलते हैं। ये सब बातें जानबूझकर ऊंची आवाज में कहती और जम्मू का खून खौल जाता। कैसी बातें बताती है ये। और हुई कि हमारे यहाँ लड़के कहाँ। तो क्या हमारे यहाँ लड़कों के बीज ही मारा गया है? हटो, ढेरों लड़के खुद तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। और ये बात है कि उनके घरों में ऐसी अला बला नहीं होती। वे बेचारे तो सीधे साधे कपड़े पहनते और लालटेनों की टिमटिमाती रोशनियों में किताबों पर सिर झुकाए रात गए तक पढ़ा करते थे। और जब रिश्तेदारों की लड़कियां मिलती तो वो भी उसको हास्यास्पद नजरों से देखती या फिर नसीहतों पर उतर आती, तुम जरा तो मेकअप करना सीखो।
सच्ची बात तो यह थी कि उनको जम्मू की हरकत ज़रा भी ना अच्छी लगी कि वीज़ा पासपोर्ट लिए दुल्हन ढूंढने दौड़ी चली आई। यहाँ कौन सी लड़कों की फसल कट रही है, यहाँ आप तोरा पड़ रहा है। कोई अमेरिका के लिए चला आ रहा है तो कोई फ्रांस से। एक तुम भी आ गई हिस्सा बंटवाने। जम्मू का स्वभाव जिद्दी का था। मजाल थी जो किसी की नसीहत मानी जाती। बकने दो। वह सोचती, दादी अम्मा तो कहा करती है कि ज्यादा श्रृंगार करने वाली लड़कियों के मुंह पर दुल्हनापे में नूर नहीं उतरता है। अच्छा है, अब कमबख्तों के मुंह पर ठीकरे फूटेंगे। बख्शो, मैं बाज आई तुम्हारे यहाँ के दूल्हे से। तय किए हुए लड़कों में से किसी के साथ सिनेमा हॉल में बैठ कर ऊँघना पड़ता था, इसलिए कि वो अंग्रेजी फिल्म उसके कतई पल्ले न पड़ती थी, जिसकी हीरोइन बिल्कुल सिड़नों जैसे और उसके कपड़े इतने बेकाबू होते कि फिसले पड़ते, और वह लड़के इतने बोर कि उसी सिड़न सी पर मरते हैं। और लड़कियां बेचारियां उनको खुश करने के लिए उसी के स्टाइल में बाल कटा कटा कर दीवानी हुई जाती है। वह ऐसी ही बेसुरी बातें सोचती कि फूफू का हाथ आगे बढ़ता और बड़ी खूबसूरती से उसके भीगे भीगे उनाभी होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक थोप देती। वो अचानक ही रुमाल से होंठ रगड़ डालती। तौबा मार, जैसे घी सा लग गया हो। मछली फूफू सख्ते में आ जाती। ये हमारी भवज ने लड़की पाली है, अब ऐसी लड़की को तो वर मिलना मुश्किल ही था। वो बेदिल से सजती बनती तो वाकई उजबक सी उखड़ी उखड़ी नजर आती। सच पूछो तो वह उसके भविष्य से निराश होती जा रही थी। इसे तो कोई मरा टूटा क्लर्क ही कबूल कर ले तो बड़ी बात है, ऐसे तो वहां भी मिल जाता। इसको तो बुलाना ही बेकार हुआ। बाहर से वापस आकर उसको समझाती, डांटती और ये हकीकत उसके मस्तिष्क में बिठाने की कोशिश करती कि तुम फिजूल ही अपने आप को अजनबी समझ रही हो। आखिर ये लड़के कोई गैर तो नहीं, अपने ही रिश्तेदार और मुलाकातियों के लड़के हैं। यहाँ में और वहां में फर्क ही क्या है। हम्म फूफू क्यों नहीं, वाह ये अच्छी रही। फिर आखिर ये वीजा पासपोर्ट और सरहद की तलाशियां, ये सब क्या भला है। भाई हम तो गैर मुल्की हैं। वो भी खास जबान चलाती। अच्छा चलो खामोश रहो, सब बकवास है, कोई फर्क नहीं। मजली फूफू एक तरफा फैसला सुना देती। ओ भाई अजीब घपला है, वह चुप होकर सोचती। मछली फूफू सदा ही उसकी शिकायतों के दफ्तर अम्मा को लिख भेजती, लेकिन इस बार तो उन्होंने जाने क्या लिख मारा था कि उसके बड़ी मेहनत से लिखे हुए पत्र के जवाब में, जिसमें उसने बड़ी चालाकी से इशारों में लिखा था कि यहाँ के लड़कों में उसको तो कोई सुरखाब के पर ही नहीं नजर आते, और यह है कि उसमें और इनमें जबरदस्त फर्क है दो मुल्कों और समाजों का। कस्बाती माहौल में रहने वाली कम पढ़ी माँ ने बड़ी मेहनत से जो फलसफा और दृष्टिकोण अपनी टूटी फूटी और उलझी हुई लिखित में लिखा था, उसका सारांश कुछ यूं था कि प्यार, खुशामद, नाराजगी और उल्हानों के साथ साथ उन्होंने उसको समझाया था कि वह फर्क जो वह अपने और उनके बीच में पाती है वह मुल्क, नस्ल और समाज का नहीं बल्कि वर्गों का है। और जब इंसान अपने वर्ग से निकल ऊंचे वर्ग में शामिल हो जाते हैं तो सारा फर्क अपने आप मिट जाता है। उन्होंने उसको समझाया था कि उसकी बेहतरी इसी में है कि वह मजली फूफू के कहने पर अमल करे और वापसी का ख्याल छोड़ दे। पत्र उसके हाथ से गिर गया, जैसे आंखों के नीचे अंधेरा सा आ गया हो। ओह, इस दुनिया में किस कदर घपला है, और दुनिया जिसे वह बहुत छोटी सी और दिलचस्प समझा करती थी किस कदर विशाल और परेशान कुन है। हाँ, तो क्या वाकई अब अपने वतन से मेरा नाता टूट गया? उसके दिल की धड़कनों ने रुक कर सवाल किया, और जैसे उसकी अम्मा के गिरे हुए पत्र ने सिर उठाकर कहा, हाँ मेरी चंदा, अब तुम इस देश से रिश्ते कायम कर लो, मेरा मतलब उस वर्ग से है। अच्छा अम्मी, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। अब मैं अपने वर्ग से कोई वास्ता न रखूंगी। अब तुम मुझे देखोगी तो शायद पहचान भी न पाओ। उस गैर मुल्क की लड़की ने खुश्क आंखों और दुखी दिल से सोचा और अपनी अम्मा का पत्र उठाकर बेध्यानी में चूम लिया।